कल हम लोग इसी वाले पोर्शन को देखे थे, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप था, जिस पर हम बताए थे कुछ कुछ चीज कल भी बताए थे, और जिसमें हम बताए थे कि जो पहले अल्फ्रेड वेगनर जो है वो दिए थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वो पहली बार बताए कि कई करोड़ वर्ष पहले, बाद में साबित हुआ कि 20 करोड़ साल पहले, जितना महाद्वीप आज हम लोग देखते हैं ना दूर दूर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी एक ही जगह थे 20 करोड़ साल पहले। और इन सबको पैनजिया कहा जाता था, जिया जियो के लिए, और पैन होता है सर्वत्र, सब जगह फैला हुआ, उसको इसलिए नाम दिया था पैनजिया। और पैनथालासा, जो समुद्र सर्वत्र फैला हुआ, वो पैनथालासा था, इसलिए दोनों के नाम के पहले पैन पैन लगा हुआ है। पैन एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सर्वत्र, सब जगह फैला हुआ, ठीक है, इसीलिए नाम रखा गया पैनजिया, जियो से पृथ्वी के लिए, तो बीच में लैंड मास है, और वही फिर टूटना शुरू हुआ। तो इसको बताया अल्फ्रेड वेगनर कि पहले सारे महाद्वीप एक जगह थे, और बाद में वो धीरे धीरे क्या हुए कि वो अलग होना शुरू हुए। अल्फ्रेड वेगनर उसका कारण नहीं बता पाए, कारण बताए लेकिन वो कारण सही नहीं था कि ये फिसले क्यों सब। बहुत बाद में 1960 में जाकर के हैरी हेस जो है वो बताए कि असल में जो ये प्लेट फैलना शुरू हुआ, फिसलना शुरू हुआ, इसके पीछे धरती के नीचे का कन्वेक्शनल करंट जिम्मेवार है, न कि ऊपर से कोई चंद्रमा या सूर्य की शक्ति के कारण, कि चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल में इतनी ताकत नहीं है कि वो क्रस्ट और मेंटल, ऊपरी मेंटल के बने हुए दुर्बल मंडल के ऊपर में बने हुए प्लेट्स को फिसला सके। ये पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है, संवहन तरंगें, वो फिसला रही हैं। इसको हैरी हेस ने साबित कर दिया प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत दे करके। तो अल्फ्रेड वेगनर का जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और हैरी हेस का जो है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, इन दोनों को जब मिला के पढ़िएगा तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो अभी हो जाता है कि जो लोग एकदम बिल्कुल नहीं पढ़े हो, जिनका बेस एकदम जीरो हो, निगेटिव में हो, उनको ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम 2019 में पहली बार यहाँ समझाए थे बिकना पहाड़ी में, राठौड़ कैंपस में, तो कई स्टूडेंट जो है हमारे इधर मुड़ते ही क्लास छोड़ के गायब हो गए थे। और ठीक वही चीज उसे ज्यादा घटिया वे में हम इंदौर में पढ़ाए थे, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, आईसीएसई बोर्ड को। तो उन लोगों ने कहा था कि इस टीचर के कारण हम लोगों को ज्योग्राफी से प्यार हो गया। तो अंतर समझ में आया पहली बार हमको कि उसे खराब पढ़ा करके वहां हम बेस्ट बने, और उसे बहुत बढ़िया तरीके से समझा करके यहाँ बच्चे आधा खाली कर गए थे। तो समझ में आया कि हम लोग के बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर जो है वो कितना जबरदस्त है। तो कल हाँ, इसी लेके के पाठक टीआरई 1 में मारे हैं कि बहाले कर दिए हैं वहां लोगों को। चलिए, तो इसलिए हम तो जाएगा ये आगे, तो सुनेंगे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, आप कानून, हम भी तैयार हैं आपसे भिड़ने के लिए। तो देश के कुल क्षेत्रफल में 11% भाग पर पर्वत है, माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे, उनका ढाल तीव्र होता है, और 18% भाग पर जो है पहाड़ी है, 43% भाग पर जो है मैदान है, और 100 में इन सबको माइनस करिए जितना बचा पठार है। ठीक, हम लोग के देश को ऐसे करा 5 भागों में बांटा है। उत्तर का पर्वतीय मैदान जो हम लोग हिमालय वाला देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये मैदान शब्द जो है, पर्वत में मैदान बीच बीच में होता है, उसको घाटी कहते हैं हम लोग, नदियां बनाती हैं। विशाल मैदान जिसमें हम लोग हैं, बिहार और यूपी ये सब है, बंगाल, प्राद्वीपीय पठार दक्षिण भारत, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान, और समुद्र तटीय मैदान जो ईस्ट कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और समुद्र के बीच का थोड़ी सी जमीन देखिएगा, तमिलनाडु वाले साइड में, आंध्र प्रदेश वाले साइड में थोड़ी सी जमीन जो है समुद्र से सटी हुई, उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, सॉरी पूर्वी तटीय मैदान। और जो महाराष्ट्र साइड में है, जो गुजरात से लेकर के कोंकण होते हुए कर्नाटक, कोंकण, महाराष्ट्र, केरल वाला, उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। यहां पर 2 चीजों को छोड़ दिया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। भारत का वो भी भूभाग है, लेकिन ये बताया नहीं है ठीक से।
ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बताएंगे। तेथिस नामक एक उथला सागर था, छिछला, आज इसी का अवशेष भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है, मेडिटेरेनियन के नाम से। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है कि कैसे जो है प्लेट विवर्तनिकी से पता चला कि हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, ये वाला, अच्छा इधर की ओर ये अवतल कर रहा है, कॉनकेव हो रहा है, ठीक है, हाँ तिब्बत के साइड में ये इधर जा रहा है कॉनकेव और इधर हो रहा है, हाँ ये हुआ, हम कल गलत, हम खुद ही बोल दिए थे उधर वाला को हिंदी में, ये इधर कर दिए थे अवतल, उधर कर दिए थे उत्तल, ठीक है। ये कॉनकेव यानी कि ये क्या है, अवतल, और इधर जो है ये है उत्तल, है ना। प्रायद्वीप पठार की तरफ क्या है, उत्तल है, ठीक है, कॉन्वेक्स है। और तिब्बत की ओर क्या है, जिधर निकला हुआ हिस्सा रहेगा वो अवतल कहलाता है, ठीक है। तो अरे यार हम क्या ये कर दे रहे हैं, हम खुद ही इसको, आज मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जा रहा है बीच बीच में। ये है, ठीक ही बताए थे कल, ये वाला है ना, हिंदी उत्तल कॉन्वेक्स, ठीक ठीक, नहीं अब ठीक है, अब ठीक करेंगे, कल ठीक था। हम अभी ये उधर उधर वाले को हटा दीजिएगा, तो जो चर्चा कर रहे हैं सब उधर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये ठीक है, हम पर कल ठीक बताए थे। और ये जो है अपना हम बनाए गलत बना दिए थे, कॉन्वेक्स, जो निकला हुआ हिस्सा रहेगा वही रहेगा उत्तल, और अवतल जो है हिस्सा जो है वो इस टाइप से रहेगा, ये वाला, यानी ये, ठीक है। हम लोग का जो पहाड़ है वो कैसे है, ऐसे है, ठीक, इसलिए कहिए देखो थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेशन भंग हुआ, उधर उस समय वो कुत्ता भूख रहा था, इधर ये जैसे हम शुरू हुए तो मेरा दिमाग एकदम उधर चला गया था, हाँ। और हम पढ़ाना शुरू करते हैं वो कुत्ता भूखना शुरू करता है, हाँ। और ये नियम से हम कोई भी काम आज तक शुरू किए हैं ना, उसमें अवश्य कर जो है अवरोध आया है। जब भी हम कोई घोषणा किए हैं कि अब हम ये चीज शुरू करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ अवरोध एकदम ऐसे ही आता है, वो शुरू से है, बचपन से है, तो उसका नुकसान बहुत हमको उठाना पड़ा है। तो ये चीज देखिएगा, ये हो गया कॉनकेव यानी कि अवतल, ये हुआ हम लोग का हिमालय ऐसे ही है, यहां से शुरू हुआ है नंगा पर्वत से, और ये गया है आपका नामचा बरवा तक, और ठीक इसके बाद मध्य हिमालय है, और इसके बाद ये शिवालिक है, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसमें यह गलत दे दिया है, जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय में नहीं माना जाता है, उसको कहां मानते हैं हम लोग, हिमालय में। यद्यपि कुछ बुक्स गलती में क्या देते हैं, वो जास्कर को रख देते हैं कहां, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय पार, ट्रांस का मतलब क्या होता है, हिमालय के उस पार, और उसी के अंतर्गत रखा गया काराकोरम और किसको, लद्दाख को, ठीक है। कई बुक्स में देखिएगा जास्कर या जांस्कर दो नाम है, जास्कर भी है, उसी में बिंदु डाल के जांस्कर भी कर देते हैं। तो इसको जो जांस्कर को लेकर के डाउट रहता है कि ये किसका पार्ट है, तो ज्यादातर जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो मानते हैं कि जांस्कर किसका हिस्सा है, ये हिमालय, महान हिमालय का हिस्सा है, न कि वो ट्रांस हिमालय का। क्योंकि यहां देखिएगा, इसी में देखिएगा बाद में लिखे हुए हैं, यहां देखिए जास्कर श्रेणी को कहां लिखा है, बृहत, यानी लूसेंट में भी ह्यूमन एरर जो है वो गलतियां हैं, जिसको हम टिक कराते चले जाएंगे। और ये जो K2 है, कल वाले में बताए थे, देखिएगा कि ये K1 K2 ऐसे करके जो है ये चलता चला गया है, K35 K36 ऐसे करके, तो जितनी चोटियां मिली उनको पॉइंट करके गिनती कर दिया गया है 1 2 3 करके। उसी में K2 जो है, ये सबसे ऊंची चोटी को 2 अंग्रेजों गॉडविन और ऑस्टिन ने खोजा था, गॉडविन और ऑस्टिन ने, ये 2 लोग थे, ये एक आदमी नहीं था, तो ये 2 लोग थे, दोनों ने मिलकर खोजा था, इसलिए दोनों के नाम पर क्या पड़ गया, गॉडविन ऑस्टिन। और काराकोरम जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है, जिसमें काराकोरम का मतलब होता है काले रंग की चोटियां,
काले रंग की चोटियां। तो इसी कारण तो काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन फिलहाल जो है ये कहां है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, विवादित भूमि में है। और जब तक हम लोग इसको कब्जा नहीं लेंगे ये पूरी तरह हमारे हिस्से में नहीं आएगा। जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में भारत और नेपाल की सीमा पर है। तो आधा जो है कंचनजंगा नेपाल में और दक्षिण वाला साइड जो है कंचनजंगा का हिंदुस्तान में है। तो पूरी तरह जो भारत में ही हो, जो विवादित भी नहीं हो, वो सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है उत्तराखंड की। समझ रहा है? नंबर 1 चोटी भारत में K2 है, लेकिन दरअसल अभी वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। नंबर 2 चोटी जो है हम लोग की कंचनजंगा है, लेकिन उसका वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। आधा जो है हम लोग में है, उसका दक्षिण वाला साइड हम लोग में है और उत्तर वाला साइड नेपाल में है। तो वो भी आधा आधा हो गया। इसलिए कहा था कि भारत में सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन वो तो POK में है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि बिना विवाद के सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा, जिसको खकचेंड जोंदा भी कहा जाता है, खकचेंड जोंदा लोकल लैंग्वेज में। और फिर होता है कि भारत की वो सर्वोच्च पर्वत चोटी जो पूरी तरह भारत में है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंदा देवी, याद रखिएगा। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। और क्या देगा कि वो पर्वत चोटी बताओ जो विवादित भी नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी नहीं हो और पूरी तरह भारतीय सीमा में हो। और ए में देगा K2, बी में देगा कंचनजंगा, सी में देगा माउंट एवरेस्ट और डी में देगा नंदा देवी। तो आपका आंसर क्या होगा? नंदा देवी। तो हम बार बार कहते हैं कि आप कब क्वेश्चन मिस करते हैं, जब आप प्रश्न को इज्जत नहीं देते हैं। प्रश्न को इज्जत दीजिएगा, यानी कि उसको ध्यान से देखिए। और हम लोग एकदम नहीं ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि उसका पीटी फिर गड़बड़ाता है, उस लड़के का या लड़की का भी। काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा नदी की घाटी है। नुब्रा नदी की घाटी, ये नदी है नुब्रा। जब भी कोई घाटी जुड़ेगा उसको वैली बोलते हैं। वैली का मतलब होता है ऐसा नहीं कि कहीं गड्ढे में है वो। हम लोग जहां हैं अभी पटना में, ये गंगा घाटी है। तो बोलिए कि इसके अगल बगल फिर कहां पहाड़ है, तो भैया उधर हिमालय है नेपाल साइड में, और झारखंड के साइड में पठार है, बीच में हम लोग घाटी हैं, ठीक है। तो जो घाटी का मतलब जो वैली है, इसको एक बार, वैली को हम लोग अक्सर कुछ और समझ जाते हैं, ये घाटी। तो बिहार जो है वो कैसे जो है घाटी में है, ठीक। शिवालिक चूंकि कट गया है बिहार में, ये प्लेन, और इधर जो है छोटा नागपुर का पठार, और बीच में ये गंगा नदी, और ये जो है सब, ठीक है, ये सब बना दी है घाटी। इसीलिए गंगा वैली है। और कहते हैं ना कि दो उठी हुई भूमि के बीच में घाटी होती है, प्लेन। नदियां घाटी ये कर देती हैं, समतल कर देती हैं, ठीक है। तो देखो इधर हिमालय है और इधर पठार है छोटा नागपुर का, बीच में हम लोग की क्या है, गंगा की घाटी है, ठीक है। और अक्सर घाटियों में कृषि होती है, खेती होती है, ठीक। संसाधन हमेशा सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? पठार पर, प्लेटो पर। यहां भी मिलता है, लेकिन अब पहाड़ को तोड़िएगा नुकसान हो जाएगा। तोड़िएगा तो जो ये बर्फ पिघल के नदियां जो आ रही है ना, नदियां सूख जाएंगी और अब बिना पानी के मरने लगिएगा। इसलिए हिमालय में रिसोर्सेज होने के बाद भी हम लोग हिमालय को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसकी ऊंची ऊंची चोटियां, नॉर्मल लैप्स रेट, जो टेम्परेचर जो घटता जाता है हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, उसके कारण क्या होता है कि यहां पर बर्फ जम जाता है। और जब सूरज जब जून के महीने में चमक रहा होता है 21 जून को कर्क रेखा पर, तो ये पिघलती हैं और इन्हीं से क्या होता है, पानी। ऊंची ऊंची चोटियां ऊपर में कंडेंस होकर ठंडा से बर्फ जम जाती हैं। और जब सूरज जब आता है ना 21 जून को कर्क रेखा पर, रांची के पास जब चमकना शुरू करता है बिहार के दक्षिण में, तो हिमालय की चोटियां जो हैं वो तलमला करके उनका बर्फ पिघलता है। और यही कारण है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चतुर्मास में नदियों में नहाने से मना किया जाता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के कारण पानी नदियों में बढ़ता है। और जब सूरज आके चमकने लगता है तो उत्तर भारत के मैदान से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ चली जाती हैं और फिर हिंद महासागर की तरफ से हवाएं पानी लेकर के बरसा देती हैं।
तो हम लोग के यहाँ हिमालय नदियों में बर्फ पिघलने से पानी और बारिश से पानी दोनों मिलकर के उत्तर बिहार को बर्बाद कर देती हैं, दोनों मिलकर के उत्तर बिहार को। यहाँ का जो कोसी का इलाका सबसे बर्बाद है क्योंकि यहाँ गड्ढा में बसा हुआ है। कोसी जो है वो लोलैंड में बसा हुआ है, यहाँ नदियां आती हैं और यहीं जमा हो जाती हैं। चढ़ करके वो अगर ढलान पर होती तो कभी भी सुपौल, मधेपुरा, सहरसा इन सब इलाकों में पानी रुकता ही नहीं, वो सीधे बहता हुआ निकल के बाहर हो जाता है। लेकिन चूंकि वहां पर भूमि ही लोलैंड है, ऐसे है, ठीक, तो नदियों का पानी आके वहीं जमा हो जाता है। अब लीजिए आप क्या कीजिए, इसलिए फैंसोनाथ नेहरू ने, अररिया में जन्मे थे, उन्होंने लिख दिया मैला आंचल, ठीक। और डैम आप बना नहीं सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये वो क्षेत्र है जहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इरोशन प्लेट के नीचे घुस रहा है। अगर आप डैम बनाइएगा, वो चौथा झटका दिया ना, अभी 3 झटका दिया है, तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय बना है। चौथा झटका दिया एक और हिमालय तैयार हो जाएगा, और जो आपका बांध बनेगा उस सारा उत्तर बिहार को राइट फ्रॉम चंपारण टू पूर्णिया पहुंचा देगा बंगाल की खाड़ी में। इसलिए डैम कोई विकल्प नॉर्थ बिहार में इसीलिए डैम नहीं है बड़ा बड़ा, क्योंकि ये भूकंप का जोन है। समझ में आया, ये भूकंप का जोन है। कल हम बताए थे करेवा मिट्टी है, हिम आच्छादित करेवा मिट्टी। क से करेवा, क से कश्मीर, क से केसर। केसर को अंग्रेजी में कहते हैं सैफ्रॉन, जो केसरिया रंग नहीं होता केसरिया, तो सैफ्रॉन, इसको वैसे जाफरान भी कहते हैं। ईरान इसके उत्पादन में सबसे आगे है। ये बहुत महंगा मिलता है और बहुत ही उत्तम क्वालिटी का मसाला होता है। इस मसाले के प्रयोग से शुगर, बीपी सब कंट्रोल में रहता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि केसर मसाले का प्रयोग करने में आदमी बिक जाएगा, ठीक। इस बार ईरान में इसकी खेती मारी गई है पर्यावरण निम्नीकरण के कारण, इसलिए इस बार ये और महंगा हो जाएगा। तो करेवा मिट्टी कश्मीर की किसके लिए फेमस है? क से कश्मीर, ठीक है, क से कश्मीर, क से करेवा और क से जो है ये कहां चला गया, जाफरान। दिस जाफरान इज नोन एज केसर। इसी को अंग्रेजी में सैफ्रॉन कह देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग बृहद हिमालय में, बड़े वाले हिमालय में जो है जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला, अब फोटो खींच, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला, खार जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल और वुल्लर, और खारे पानी की झील लद्दाख में पोगोंग सो और सो मुरुरी। जो सो देख रहे हैं ना, सो, ये झील के लिए यूज किया गया है। TSO, तो साइलेंट है, तो सो मोरिरी और पोगोंग सो। तो पोगोंग झील और मोरिरी झील ये दोनों ही नमकीन पानी की झील हैं। इसमें से पोगोंग सो पर चाइना कब्जा किए हुए अक्साई चीन में, हम लोग सिर्फ खड़ा होकर देख पाते हैं उसको, जबकि हम लोग का ही वो है, असल में हम लोग का है, लेकिन चीन उस पर कब्जा कर लिया है 1962 में। वैष्णो देवी, ठीक है, ये त्रिकुट शिखर पर, त्रिकुट पहाड़ी पर वैष्णो देवी है। अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ, माना जाता है कि यहां पर जो पैगंबर साहब हैं उनकी एक बाल जो है वो रखी हुई है चरारे शरीफ में। और जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है, ठीक। महान हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। इसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है, जबकि नियम से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है। तो सभी बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत कौन है? महान हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट चोटी नेपाल में है। ये ठीक वैसे ऐसे कंचनजंगा नहीं है, आधा हम लोग में और आधा नेपाल में। माउंट एवरेस्ट आधा नेपाल में और आधा चीन में है। माउंट एवरेस्ट का जो उत्तरी हिस्सा है वो चीन में, और जो दक्षिणी हिस्सा है वो नेपाल में है। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है। इसी को खगचन जोंडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए कई लोग गड़बड़ा जाते हैं। देख रहे हो, कंचन
जंगा, खग चंद जोंगा। और लोग जब पूछता है कि खगचंद जोंगा जो है नेशनल पार्क कहाँ है, तो कहते ही कहाँ है भैया, ये कंचनजंगा का लोकल नाम है, कंचनजंगा का खगचंद जोंगा। पहली बार जब हम लोग एग्जाम में आया था तो हमको भी नहीं पता था कि कंचनजंगा का नाम है, लेकिन हम कुछ देर सोचने में कहने कि नमवा कंचनजंगा से काहे मिल रहा है। दौड़ाना शुरू किया कि जब हम नहीं पढ़े हैं तो किस राज्य में है जो हमको नहीं दिख रहा है, तब हम देखे कि देख तो ऑप्शन में सिक्किम है, तो हम कहे हाँ है। हम कहे हो ना हो ये कंचनजंगा का अभ्रंश लग रहा है। और जब हम लोग दे करके बाहर निकले तो पूछे यार ये खगचंदजोंगा तो कंचनजंगा पे। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको कई बार बिना पढ़े भी कई चीजों को आगे निकाल देते थे। वो बोक्का, ठीक है, वो तुक्का, तो बोक्का भी तुक्का नहीं लगा पाते, उनका तुक्का उन्हीं का गलत हो जाए, बोक्का होते हैं। थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आपका तुक्का क्या होगा, सही होगा। नहीं कहता कि दरोगा में 0.2 है नेगेटिव मार्किंग। हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि 100 में 100 मार्क के आओ, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। फिर भी मूर्खों सब जो हैं, हम 94 किए हैं, हम 93 किए हैं। हम कहा वाह बेटा बहुत अच्छा किए हो, क्योंकि 7 क्वेश्चन में अगर तुमको नहीं आ रहा था, एक भी सही होता, 10 में एक भी सही होगा, तो आपको 0. आपका अगर 9 गलत हुआ तो 1.8 गया, लेकिन एक सही हो गया तो 2 नंबर आ गया, तो आप अभी भी 0.2 के फायदे में हैं। अगर आपका 10 तुक्का में 10 गलत है तो आप गधा हैं, आपको राजगीर जाना का कोई अधिकार नहीं है। 10 तुक्का में अगर एक तुक्का सही नहीं बैठा तो एक मुक्का पढ़ना चाहिए। अगर तुक्का सही नहीं हुआ तो गिन के जितने तुक्के गलत हुए उतने मुक्के। सही बात बोले कि नहीं? तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक भी सवाल मत छोड़ो। पिछला बार राजू कितने नंबर से रुका था? 0.6। मान लीजिए कि अगर उसी क्रम में आप कितना छोड़े थे, इसीलिए आपका 0.6 से रुका, नहीं तो 2-3 नंबर से रुकता। ठीक है, बस सही बात है, क्या वो तुक्को सही हुआ होगा तब ना वहां तक पहुंचे होंगे। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट और नामचा बरवा इसके ये हैं। अब देखो ये कोई कहता है वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से क्या होता है कि थोड़ा अलग होती है। ये भी हम बता देंगे कि क्या है, याद रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक। दूसरा का है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और तीसरा फ्रंटल बाउंड्री फॉल्ट। फ्रंटल बाउंड्री फॉल्ट क्या है? ये क्या दिया हुआ है कि महान हिमालय जो है वो लघु हिमालय से किससे अलग हो रहा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। और जो ये है लघु हिमालय और शिवालिक किससे अलग हो रहा है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट से। और शिवालिक हिमालय और ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ, ये फ्रंटल बाउंड्री फॉल्ट से अलग हो रहा है। ये 3 नाम रहता है, ठीक है, जिससे क्या रहता है, मैच द फॉलोइंग रहता है तो आपको मिल जाता है, ये होगा आगे, इसको हम बता देंगे, ठीक है। ये सबसे ऊपर, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये फ्रंटल बाउंड्री, फ्रंट जो फ्रंट पर है, यानी कि जो मैदान और शिवालिक के बीच में है वो है फ्रंटल बाउंड्री। ये है मेन बाउंड्री जो कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, और जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है उसको कहते हैं हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये बताएंगे, ये धीरे धीरे करके दिमाग में डालेंगे, क्योंकि कुछ कुछ सवाल ऐसा है जिसको आप लोग डर के छोड़ देते हैं, ये हमको पता नहीं चल रहा है। याद रखना, ये मोहम्मद बिन तुगलक बीच में है, ये बीच में है। ये जो फ्रंट है वो मैदान के साथ फ्रंट में है, वो मैदान के साथ कहाँ है? शिवालिक का मैदान के बीच में फ्रंट पे है। तो फ्रंट पे कौन है? सबसे इधर वाला। ये बीच में कौन है? बीच वाला एमबीटी। आई अपना उधर है एमसीटी, ठीक। ये भी याद रखने के लिए कि अगर आप फंसेंगे तो याद रखिएगा कि सर बोले थे बीच में है एमबीटी, अब फ्रंट पे है, ठीक। हिमाचल श्रेणी, देखो इसको बीच वाले को क्या कहते हैं? लघु हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं, लघु या मध्य, और उसी को हिमाचल, जबकि वृहद या महान को कहते हैं हिमाद्री।
किस श्रेणी में पीर पंजाल? धौलाधर, शिमला। हिमाचल प्रदेश धौलाधर श्रेणी पर है। क्वेश्चन पूछता है पूरा हिमाचल प्रदेश का ज्यादा बड़ा हिस्सा किस श्रेणी पर है? शिमला किस श्रेणी पर है? मसूरी देहरादून, नाग टिब्बा उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल। महाभारत श्रेणी तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाद्री को हम लोग नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं, याद रहेगा। ये नेपाल, ये उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड, और ये हिमाचल। पर ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। धौलाधर माने हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन आता है कि लघु हिमालय को हम लोग हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? धौलाधर। हम लोग नेपाल में लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं? महाभारत। ठीक है। उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में उस साइड मसूरी, इस साइड नाग टिब्बा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बृहद और लघु हिमालयों के मध्य कौन कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा। ये अल्पाइन चारागाह, अल्पाइन का मतलब जो ऊंचाई पर होता है, घास का मैदान, जिन्हें हम कश्मीर में मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग और सुमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, प्यार, बुग्याल अथवा प्यार। जितना हिल स्टेशन है भारत का सब लघु हिमालय में है। हिमाचल प्रदेश नहीं, लघु हिमालय उत्तराखंड में भी है, दार्जिलिंग बंगाल में भी है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति, फुटबॉलर बाइचिंग भूटिया का नाम सुने हैं? ठीक है, वो बाइचिंग भूटिया थे, ये भोटिया है उत्तराखंड वाले। तो दो चीज याद रखिएगा, बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति, ये रहते हैं उत्तराखंड में। भोटिया याद रखना, ये छोटी सी बात को याद रखना। और जो भूटिया होते हैं, बाइचिंग भूटिया वाले, ये सिक्किम में। ये गलती मत कीजिएगा, ये अपना बांध लेना। भूटिया सिक्किम, भूटिया उत्तराखंड। ये माइनर गलती होगी, आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, भूटिया, ये बाइचिंग भूटिया सिक्किम और उत्तराखंड भूटिया। गर्मी में लोग ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद नीचों में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, नंदा देवी। गंगोत्री हिमानी, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। हेमकुंड साहिब सिख धर्म स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो केदारनाथ है ना, इसका भी एक अपनी कहानी है। शंकराचार्य जो है उनकी समाधि केदारनाथ में है। कैसे याद रखेंगे? वो केरल के कलादी में पैदा हुए थे और केदारनाथ में उनकी समाधि है। क्या कि बहुत लोग बद्रीनाथ केदारनाथ में गड़बड़ा जाते हैं, तो हम लोग याद कैसे रखवाते हैं कि वो पैदा कहाँ हुए थे? केरल के कलादी में, और उनकी समाधि कहाँ है? केदारनाथ में। तो कॉन्सेप्ट, कश्मीर करेवा केसर। ठीक है, कटिहार कुर्सेला कोसी गंगा नदी। ठीक है, गाजीपुर गोमती गंगा, गाजीपुर गोमती गंगा। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट वैसी ट्रिक पे निकलता चला जाएगा। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता नदी जो है, आप देखिएगा कि जो हम लोग का सिक्किम है ना, इधर नेपाल है सिक्किम के, इधर क्या है, अब बीच में अपना सिक्किम है। यहां से तीस्ता नदी जो है पहले निकलती थी ऐसे, आज जाके मिल जाती थी गंगा में। तीस्ता पहले गंगा की सहायक थी, बाद में मार्ग परिवर्तन हुआ, मार्ग, और तीस्ता जो है वो मार्ग परिवर्तन से किसमें चली गई? ब्रह्मपुत्रा में। तो तीस्ता एक ऐसी नदी है जो पहले गंगा की सहायक थी और बाद में किसकी सहायक बन गई? ब्रह्मपुत्रा की। याद रखना, तीस्ता इज द ओनली रिवर दैट इनिशियली वाज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगेज, बट लेटर ऑन इट बिकेम ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये याद रखिएगा, तीस्ता। यहां पर एक जेमू ग्लेशियर है, जेमू, ZEMU, जेमू ग्लेशियर।
ये वहीं से निकलती है तीस्ता, ठीक है, सिक्किम में। तो तेज बहाव वाली तीस्ता नदी, काहे नहीं बहाव तेज रहेगा, उतर कहां से रही है। और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयों में पाई जाती है। यहां इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है, लेप्चा। भोटिया उधर पश्चिम हिमालय, अब पूर्वी हिमालय में कौन, लेप्चा। यहां की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु। कभी भी जाइएगा आप, गर्मी में भी जाइएगा तो मजा आएगा और ठंडा में जाइएगा तो और मजा आएगा। के कारण अंग्रेजों ने यहां क्या बनाए, असम टी, दार्जिलिंग टी, ठीक है। जैसे होता है ना कि गर्मी में ठंडा पीजिए, आइसक्रीम खाइए, अच्छा लगता है। दिसंबर और जनवरी के बीच में आइसक्रीम खाइए, ठंडा पीजिए, और अच्छा लगता है। कल देखे जरा डिस्प्लिन खाते हुए हमको। तो कुछ लोग होते हैं, हम तो छोटा थे तो हम लोग दोस्त यार सब देखता रहता था हम लोग को। चलिए चौथा, शिवालिक अथवा निम्न या बाह्य हिमालय। देख लो इसको, फिर इसका 3 नाम, शिवालिक, निम्न या बाह्य, आउटर हिमालय, आउटर। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। 20 लाख साल पहले बेचारा पैदा हुआ है, बहुत छोटा है अभी, इसको केवल पैदा हुए 20 लाख साल हुआ है, अभी बच्चा है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, ठीक है ना। यहीं पर क्या कहा जाता है, फ्रंटल बाउंड्री फॉल्ट। पश्चिम में इनको दून या फिर गड़बड़ पढ़ा दिया। देखिए ये सब ना लूसेंट में हमेशा गलत पढ़ाता है, या बाकी टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं। होता क्या है कि पश्चिम में जो देखो लघु हिमालय, लघु अथवा इसको क्या कहते हैं, भक, लघु को महान बोलते हैं, मध्य बोलते हैं, ठीक है, मध्य यानी कि मिडिल हिमालय, और ठीक है, और इसके बीच यहां शिवालिक। पश्चिम हिमालय में कहा जाता है दून, ठीक है, देहरादून, और बंगाल में इसको कहते हैं द्वार। ये गदवा सब इसको गलत पढ़ा देता है कि ये द्वार कहते हैं हरिद्वार को, ये ईश्वर का द्वार है। हरिद्वार अथवा हरद्वार दोनों बुलाता है। हरद्वार माने शंकर जी का द्वार, हरिद्वार माने विष्णु जी का द्वार, ठीक है, ये गलत है। ये द्वार जो होता है, दिस इज नॉट द्वार, इट इज द्वार, ठीक है। इन लोगों को सुधारने की जरूरत है, लूसेंटो वाला मिलेगा तो इसको हम बताएंगे कि अपना सुधार लो, गलत पढ़ाते हो। और ये है अलीपुर द्वार बंगाल में, अलीपुर द्वार, ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। यानी पूर्व हिमालय में इसको द्वार कहते हैं, लघु और मध्य वाले शिवालिक हिमालय के बीच में घाटी को, ठीक है, ये द्वार। और ये जबरदस्ती पढ़ा देते हैं हरिद्वार, नहीं, हरिद्वार और देहरादून 1 घंटे का रस्तवे पे है दोनों, ठीक। ये दून, ये पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालयज में, और इसको पूर्वी हिमालय में क्या कहते हैं, द्वार का, द्वार नहीं, द्वार, अलीपुर द्वार, कुछ बिहार के पास अलीपुर द्वार लिखिएगा। अब कई बुक्स में ये सब गलत पढ़ाते हैं। अभी लूसेंट से कोनो छाप देगा, वही बीपीएससी चाहे बिहार पुलिस एसएससी जो भी कहा जाता है सबको, तो ये सब यही गलतियां करते हैं। जबकि अगर ये लोग बेसिक बुक से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये गलती शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। उन अनुदैर्ध्य और संकीर्ण घाटियों को पश्चिमी हिमालय में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, और पूर्वी हिमालय में उनको द्वार कहा जाता है, जैसे अलीपुर द्वार। तो शिवालिक चंपारण के बाद पूर्णिया में भी है, दिख नहीं रहा है। आई बात समझ में, इसको अप्लाई कीजिएगा तो समझ में आएगा। शिवालिक गायब हो गया है ना, अदृश्य हो गया है ना, है कि नहीं, नदियों ने उसका रास्ता काट दिया ना। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच ही में तो
जो इसको किसको कह रहा है, जैसे शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में एक, इसको यहां क्यों दिखा रहा है? नहीं नहीं, ये उधर ही काठमांडू घाटी, इधर तो फिर पाटन वाला नाम हो जाएगा। हाँ, अपना ऐसे बोले तो कि ये सब भी क्या कह रहा है, ये गलत ही पढ़ा रहा है ये सब। देखिए महान हिमालय है जो हम पढ़ाए हैं, उसी पर ही है ये सब कुछ। ये तो हम मजबूरी में हमको पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो ये क्या है। अब हम अगर हम पढ़ाएंगे तो कोनो पढ़वे नहीं करेगा, लूसेंट पढ़ाएंगे तो सब पढ़ेगा। ये वो समस्या है ना यहाँ। महान हिमालय हो गया, ये घाटी दोनों के बीच में। अरे हम सुन रहे हैं भाई, हम काहे के लिए आप परेशान हो रहे? ये जितनी घाटियां हैं, क क क क क, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, काठमांडू, ये सब जो है घाटियां महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में हैं। और ये सब हैं कि बर्फ से ढकी हुई हैं सब। ठीक, इनके साथ क्या है कि गर्मियों में बर्फ नहीं होती है, लेकिन ठंड में इन पर बर्फ हो जाती है। इसीलिए जितना हिल स्टेशन है वो कहाँ है, इन्हीं पर है। इसलिए जितना हिल स्टेशन कहाँ है, इन्हीं पर है। और इसके बाद जो है ये क्या है, शिवालिक, चंपारण में के शिवालिक लुप्त हो जा रहा है। और फिर कहाँ दिख रहा, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ बिहार वाले चंपारण से गायब हो जा रहा है वेस्ट बंगाल तक नदियों के कारण। यहां वाला पोर्शन में जो अनुदैर्घ्य घाटियां हैं, ये हो गया दून यानी देहरादून। और इधर बंगाल में जो हो गया, ये हो गया, आई बेकूफन हरिद्वार के चक्कर में दून और द्वार दोनों एक जगह कर देते हैं। ये अलीपुर द्वार है और ये देहरादून है। अब क्लियर हुआ, अब हो गया ना। वो अब लूसेंट है, अब हम क्या हम बोले, डिमांड ही जिसका है दिखता है वही बिकता है। अब होता क्या है कि क्या आदमी करे जब फंस जाता है तो। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। सिडनी बुर्राड एक भूगर्भ शास्त्री हुए, इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। पहला किए हैं पंजाब और दूसरा किए हैं तीसरा और चौथा असम हिमालय। चौथा असम हिमालय, ठीक है, 560 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। सबसे लंबा कौन है, और उसके बाद असम हिमालय। तीसरे नंबर पर है पंजाब हिमालय, और सबसे छोटा कौन है, कुमाऊं हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में एस एंड एस, सिंधु के कारण कश्मीर और सतलज के कारण पंजाब। क से कुमाऊं है, क से काली है। काली नदी भारत और नेपाल के जो सीमा बनाती है। उधर सतलज हो गया, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, केटी, एसके, ठीक। और असम हिमालय तीस्ता से लेके दिहांग। जो दिहांग आता है ऊपर से नामचा बरवा में घूमते हुए आगे चल के बन जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दिहांग, दिबांग और एक और कौन, लोहित। ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मपुत्रा असम में। तो ये देखिए एस एस, एस के टी, टी डी, ठीक है। सिंधु से शुरू होकर दिहांग तक। और किसने बांटा है, सिडनी बुर्राड ने, ठीक। सिंधु से लेके दिहांग तक, सिडनी बुर्राड, नहीं समझे, सिडनी एस, सिंधु से लेके दिहांग तक। सिडनी बुर्राड है, और सिंधु है, ये दिहांग है। कहानी सिंधु से शुरू हुई थी, दिहांग पर खत्म हो गई, सिडनी बुर्राड। पूछेगा तो नदी के नाम पे भी कहेगा कि यार कौन था इसको, एस और डी, सिडनी
बुराड, कुछ ना कुछ याद पड़ ही जाएगा और भूलिएगा तो भी। कश्मीर हिमालय में, ये तो फिर वही आ गया क्या, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ। कुमाऊं वाले मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदर, पूंछ, यमुनोत्री हिमानी, यमुना नदी। कॉमेट याद रखिएगा, नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कॉमेट है। और कॉमेट नाम अजीब लगता है अंग्रेज जैसा, है कहां, उत्तरा, ये पूछता है कि कॉमेट कहां है, उत्तराखंड। त्रिशूल कहां है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक। जबकि अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। अन्नपूर्णा हिमालय कहां है, पूछ देता है कि अन्नपूर्णा कहां है, और लोग गड़बड़ा करके मार देते हैं भारत में कहीं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून। अब फिर देखो ये गलत है, फूलों की घाटी और दून कहां है, कौन है। होता क्या है कि एक बार जो भी इनका राइटर रहा होगा, जिससे ये लोग लिखवाए होंगे, वो अपना इसी तरह चुटका से पढ़ा होगा। जब आप बेसिक बुक से पढ़िएगा ना, बेसिक, तो तब जाकर के आपका जो है नॉलेज क्लियर होगा। कई बार अब एनसीईआरटी में लिखा है, कई बातें लिखी गई हैं जो गलत हैं। जब एनसीईआरटी से आरटीआई के तहत जवाब मांगा गया कि आपका सोर्स क्या है ये लिखने का, जब पूछा गया कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को दान दिया था, इसका सोर्स बताइए तो, कि कहां लिखा हुआ है कि उसने दान दिया था इसका। तो जो राइटर थे एनसीईआरटी के, उन्होंने पाकिस्तान के एक लेखक का हवाला दिया बुक का। पूछा गया कि उनका ऑथेंटिसिटी क्या है जो लिखे हैं बुक, तो इनको नहीं पता था कि हम उसका बुक पढ़े थे तो हम लिख दिए एनसीईआरटी में। क्यों लिखे थे एनसीईआरटी में, क्या दिखाना चाहते थे कि 30,000 मंदिरों को तोड़ने वाला मंदिर को दान दे रहा था। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ाया क्या गया है और आपको असल में पढ़ना क्या था। यही कारण है कि आप 2 अक्टूबर और 14 नवंबर के अलावा बाकी डेट भूल जाते हैं। अब धीरे धीरे जाकर के बच्चों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर याद करना शुरू किया है। उसके लिए अभी भी दम लगाना पड़ता है कि 31 अक्टूबर को जन्मदिन है ना। सोच लो, 2 इंटरव्यू ले रहे थे हाईकोर्ट का मॉक के लिए, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर याद है। लाला लाजपत राय का जन्मदिन कब, सन्नाटा। बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन, सन्नाटा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन, सन्नाटा। सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद का जन्मदिन अब मेहनत करके 12 जनवरी या शायद 23 जनवरी, कुछ ऐसा ही है क्या। दिमाग पर क्या लगाना पड़ता है, जोर। लेकिन 2 अक्टूबर और 14 नवंबर के आपको जोर नहीं लगाना पड़ता। क्यों, ये बच्चों की गलती थोड़ी है, आपको पढ़ाया ही वही गया है जो वो पढ़ाना चाहते थे। याद रखिएगा इसको, बाकी लोग का योगदान नहीं था भारत की स्वतंत्रता में। ठीक, कई चीजें हैं जिसको बदलना बेहद जरूरी है। तो जिसको बुरा लगे वो लगे, कहानी अब धारा बदल चुकी है देश की। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के आती हैं। पश्चिम से पूर्व को इनका क्रम है, याद रख लीजिएगा। जो केवल नेपाल में हम इसको मैंने समझना, कंचनजंगा आधा नेपाल में है, आई बात समझ में, पहले बता चुके हैं, आधा इंडिया में और आधा। देखो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। तो सबसे इधर अपना कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, माउंट अन्नपूर्णा, ये बता रहे हैं। इसको हम दिए हैं, इधर माने हैं वेस्ट, इधर माने हैं ईस्ट। बुझा गया, इसको डायरेक्शन से दिए हैं, अभी हाइट से नहीं दिए हैं, नहीं। हाँ, तो इधर है कंचनजंगा, फिर कौन है, मकालू, फिर कौन है, एवरेस्ट, और फिर अन्नपूर्णा, फिर है इधर। ठीक है, तो एवरेस्ट जो है वो कहां है, बीच में है दोनों के। ठीक, आई डाइम के, समझा, DAE, डाइम के, डीएम, डैम के, ठीक है, डाइम के। KMEAD, हाँ। तो आपसे पश्चिम पूर्व याद कर लीजिए।
आप पश्चिम पूर्व लिख लीजिएगा, आप पूछेगा पूर्व से उसको उल्टा कर दीजिएगा, रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो याद ऐसे रखना है डाइम के, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे हुए, ये आईएएस का क्वेश्चन है कि इसको सजाओ, ये आईएएस का क्वेश्चन है 15-20 साल पहले का। तो हम लोग याद रखते कंचनजंगा सबसे इधर, उसके बाद मकालू, और तब तब अन्नपूर्णा, तब धौलागिरी, और उसके बाद उत्तराखंड वाला शुरू हो जाता है। तो धौलागिरी और उत्तराखंड दोनों, ये सॉरी, जो अन्नपूर्णा है किस देश में है? नेपाल में। ठीक, कंचनजंगा आधा नेपाल में और आधा बिहार के किशनगंज जिले से जो है माउंट एवरेस्ट दिखता है, किशनगंज से माउंट एवरेस्ट दिखता है, याद रखिएगा। ठीक, गर्मी के टाइम में आप चले जाइए किशनगंज, रात में 2 से 4 के बीच में आपको चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी, जून के महीना में, ये हम आजमाए हुए हैं। ठीक है, गए थे किशनगंज, वहां एक बुजुर्गवार के यहाँ रुके थे, तो जून का महीना था और एकदम मिड जून था, गर्मी के मारे हालत खराब हो रही थी, तो हमको दिए चादर, बाबू चादर रख लो। तो हम कहें कि उम्र का प्रभाव तो पड़ता है, अब बाबा दे रहे थे इतने प्रेम से, बाबू बोल के कि हम मना भी नहीं कर पाए, हमको लाइए रख लेते हैं, और उसको हम साइड में अपना रख दिए। सुबह जब हम उठे ना, तो हम चदरवा को ऐसा किए थे जून के महीने, तब कि अनुभव बोलता है, व्यवहारिक अनुभव, तब पता चला कि कैसे माउंट एवरेस्ट का इंपैक्ट कहाँ पड़ता है जून के महीने में, किशनगंज में। सोच लो, अपने बिहार में जून में ठंड में यह हाल होता है, सबसे ज्यादा बारिश में ही होता है, वो भी बाद में बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं, डफला, डफली वाले डफला, मीरी, अहोर, अबोर एंड कीप मिसिंग मी, मिस मी। ठीक है, यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं, यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, डाफला, मीरी, अबोर और काम तमाम, काम दमाम, DMAM, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, ये सब कर लेना, डैम के, एम के। ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो कि हिमालय के अंदर आते थे, उनका नाम है पटकाई बूम। पटकाई का मतलब होता है पटकाई, जहां चिकन को काटा जाता है, पटकाई, जहां पर मुर्गे की बलि दी जाती है उसको कहा जाता है पटकाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ियां नागालैंड, लेमाटोल पहाड़ियां मणिपुर, याद रखिएगा, लेमाटोल पहाड़ी याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। मणिपुर बाद में मत कहिएगा कि चूक गए हम, लेमाटोल, लेमाटोल मणिपुर याद रखिएगा, कि अभी राज्य बड़ा टॉप का राज्य हुआ है, हिंसा बार बार भड़क रही है, पूछ देगा एकदम, तो मणिपुर पर वाच रखिएगा इस बार एग्जाम में जाने से पहले, कि वहां कौन कौन सा शहर और क्या क्या है, ये सब ध्यान में रहे। तो लेमाटोल की पहाड़ियां कहाँ हैं? मणिपुर, ये भूलना नहीं है। और लेमाटोल के पश्चिम में स्थित है बरेल की पहाड़ियां, बरेल, ये बराइल लिख दिया है, इसको इजराइल से थोड़ा सही होगा, बरेल की पहाड़ियां कहाँ हैं? असम में। लेमाटोल है मणिपुर में, ये बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोग दरोगा या बिहार एसएससी के लिए अगर होंगे तो इस पर ध्यान देना। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग और चेरापूंजी स्थित है। मासिन राम भी इसी पर स्थित है, मासिन राम भी यहीं पर स्थित है। मौसिन राम, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मौसिन राम में होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी, बाद में शिफ्ट होकर मौसिन राम पहुंच गया है। मौसिन राम खासी पहाड़ी पर, और इनका क्या है, गारो, खासी, खासी, ये तीनों आदिवासियों के नाम पर है, जनजातियों के नाम पर है। ठीक है, अंग्रेज सबसे पहले 1823 में इसी खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, डायरेक्ट टच में आए थे इन्हीं खासी के। ठीक है, क्रिश्चियन बना दिए सब। तो पश्चिम से पूर्व गारो, खासी और जयंतिया, इनके नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है,
ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये इसकी हड्डियां चटक के टूट के ही पहुंच गया है नॉर्थ ईस्ट में, नहीं तो है कहाँ का, यह है झारखंड का, राजमहल की पहाड़ियों का भाई है ही। राजमहल, गारो, खासी, जयंतिया एक साथ थे चारों। एक बार हड्डियां चटक गई, इंडो एशियन प्लेट ने कस के मारा यूरेशियन प्लेट में धक्का कि इधर का हिस्सा टूट के फेंका गया उधर, और बीच में 5 लाख स्क्वायर में गड्ढा हो गया, बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा ने लाला करके मिट्टी भर दिया है। आज उसी इलाके को हम लोग बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? ये जो गड्ढा हो गया, इस गड्ढे को किसने भर दिया? ब्रह्मपुत्र, बराक और गंगा ने आकर के इस गड्ढे को, इसको ही हम लोग राजमहल गैप या मालदा गैप बोलते हैं, या हम लोग इसको राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं, क्योंकि राजमहल, गारो, खासी, जयंतिया पहले एक सटे हुए थे, लेकिन जब ये चटका तो हड्डी टूट के फेंका गई उधर, गारो, खासी, जयंतिया, राजमहल रह गया इधर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि शिलोंग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है भूगर्भिक रूप से। ठीक जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत, दक्षिण भारत जो पूरा भारत का हिस्सा है, हम लोग एक तरह से एक ही प्लेट पे हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर, हम लोग एशियाई प्लेट पर नहीं है। क्योंकि हम लोग चटक के इधर पहुंचे हुए हैं, इसलिए हम लोग एशिया में पोलिटिकली गिने जाते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकली हम और ऑस्ट्रेलिया वाले एक ही प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर हैं, बीच में हम लोग के हिंद महासागर है। ठीक है, और ये प्लेट ही धक्का मारा यूरेशियन में, जिसके चलते हिमालय उठ गया है, इसीलिए भूकंप आ रहा है। तो उसको बता देंगे धीरे धीरे, कुछ कुछ चीज चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी हम बाजार समिति में पढ़ा रहे हैं, तो वहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, एक अच्छी बात है कि 90% इंग्लिश मीडियम है और तेजी से चीजों को कैच कर ले रहे हैं। जब हम समझा रहे हैं ना, हमको पहले डर लगा कि अगर हम लोग को प्लेट टेक्टोनिक्स या बाकी चीजें समझाएंगे तो ऐसा नहीं कि जो आ रहे हैं वो आना कल से बंद कर दें, लेकिन हम धीरे धीरे देखें कि उसमें बच्चे बढ़ना। साइंस के स्टूडेंट हैं और उनको पढ़ा रहे हैं आर्ट्स, क्योंकि हमको पहले उनको साइंस वाले जैसा पढ़ाना था, और धीरे धीरे उनकी क्यूरियोसिटी जगने लगी, उनको हम धीरे धीरे जिज्ञासु बनाएं, और कुछ ही दिन में उन सबको समझाते समझाते हम अब इसी तो ये है कि अगर उनको हम पोडियम पे खड़ा कर देंगे तो वो बाकियों को समझा देंगे। यहाँ क्या दिक्कत होती है, जैसे हम बोले 2019 में कि आधे से ज्यादा बच्चे क्लास से उठकर चले गए थे। अब बाद में कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है, कुछ तो फर्क आ जाता है स्कूलिंग का, कि वो नेचुरल हमेशा रहेगा। हम एक चीज हमेशा रखें, हम इसको बोल रहे हैं, सोचिएगा ये जाएगा यूट्यूब पर, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को। भाषा का विवाद ही नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच बहुत होता है उनमें। वो कभी भी अपने टीचर को ना क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम देखे हैं, और वो कभी भी मजाक नहीं उड़ाते हैं, और जो चीज़ सिखाया जाता है उसको वो मानते हैं, उसी पर चलते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे जो हैं, सारे नहीं लेकिन तुलना में ज़्यादा मजाक उड़ाना, पीछे बैठ के बाबा बनना, टोंटबाजी करना, कमेंट मारना, ट्रोल में भी देखिएगा ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कभी भी यूट्यूब पर ट्रोल नहीं करते हैं, और बाद में कहेंगे हम लोग का सेक्शन तो हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है ना। वो पढ़ने में ज़्यादा तत्पर होते हैं, उनकी आदत बनी होती है पढ़ने की। हिंदी मीडियम का जो बच्चे में ये गुण आ जाता है वो भी टॉप कर जाता है, याद रखना। हम कई हिंदी माध्यम वाले को देखे हैं, वो हम ही को समझाने लगते हैं कि आपको पढ़ाना कैसे चाहिए। इंग्लिश मीडियम का बच्चा कभी नहीं बताता है कि सर आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना, हमको आप पर भरोसा है, आप पढ़ाइए सर, हम पढ़ेंगे, या हम ही को बताएंगे, और नहीं तो आना छोड़ देंगे कि ना हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो हम आपके पास नहीं। वो हंसेंगे, लेकिन उनके एग्जाम के रिजल्ट के बाद हम उन पर हंसते हैं हर बार। शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा और मिकिर, यानी असम में हम लोग रेंगमा मिकिर के अलावा बरैल भी देखे हैं, लैमा टोल देखे हैं मणिपुर में। याद रह गया कि जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग पीछे वाले को न भूलें। ये साइंटिफिक अप्रोच है कि हम अभी आए और क्या बताएं कि असम राज्य में क्या है, तो हम तुरंत बोले ना कि असम में बरैल भी है, तो ये घूमे ना हम पीछे, यहां से आगे निकल जाते तो बरैल और लैमा टोल पीछे छूट जाता। लेकिन अभी हम रुक गए, हम कहे ना तुम्हारे चक्कर में हम अपने पहले वाले साथियों को कैसे भूल जाएंगे, फिर तो हम गद्दार कहलाएंगे। इसीलिए हम
लैमा टोल मणिपुर को फिर लाएं और बोले कि केवल रेंगमा ही नहीं, बरैल, रेंगमा और मिकिर, ये तीनों ही कहां हैं? असम में। आई बात समझ में? इसको याद रखिए और इसको एटलस में देखिए कि बरैल, रेंगमा और मिकिर कहां है, कि तब हम लोग जब करेंगे ना कि असम में ये 3 पहाड़ियां हैं और जबकि मणिपुर में क्या है? लैमा टोल है। तो देखो दोबारा लाए तो क्या हुआ कि फिर से एक तरह से रिवीजन हो गया, उसमें जाता होगा। फिलहाल तो अभी हम यही हैं, क्योंकि बाद में जब हम उसको पूरा करेंगे रेनोवेशन तो हम नहीं, मिकिर जनजाति तो पूरा एरिया में सब पाए जाते हैं, सब इधर उधर ये हो जाते हैं, खानाबदोश होते हैं ना सब। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का क्या है? हिस्सा है। अब देखो अरावली की पहाड़ी भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी है, धंस गया है इतना ज्यादा इसका पुराने टाइम से। इस सोचो कि कब बना था? 7 करोड़ साल पहले। समझ रहा है? 7-7.5 करोड़ साल पहले बना था अरावली। आज ये अपने टाइम में हिमालय जैसा ही ऊंचा था, लेकिन होता है ना कि आदमी जब बूढ़ा होता है तो झुक जाता है, झड़झड़ के जो है ये बूढ़ा हो चुका है। अरावली की पहाड़ियों के बाद भारत में दूसरी सबसे प्राचीन पहाड़ियां पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। सेकेंड नंबर पे कौन है? पूर्वी घाट है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो फिर विंध्याचल आएगा, विंध्य श्रेणी जो बीच वाला सब है। सबसे नया में हिमालय है। तो कैसे देता है? कहता है कि क्रम से सजाओ, तो क्रम अनुसार कहेगा प्राचीन से नया लाओ, तो प्राचीन तो हो गया अरावली, नया हो गया हिमालय। अब बीच में कौन होगा? तब पूर्वी घाट दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो भी आएगा ना बीच में सब जितना आपको जो है विंध्य, सतपुड़ा, हरिश्चंद्र पहाड़ी श्रृंखला जो दिख रहा है, जो आपका पश्चिमी घाट, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या? हिमालय सबसे नया। तो ये भी सजाने को दे सकता है। तो सभी चीजों को होलिस्टिक होकर सीखो। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें, ये चला गया एकदम आपको 57 करोड़ साल पहले। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित क्या है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर, सतपुड़ा, धूपगढ़, सतपुड़ा, धूपगढ़, और जो गुडविल है, गुडविल चोटी जो है वो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, गुडविल। अरावली के पश्चिम ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कच्छ का रण, ठीक है, ये जो है ना इसको लिखते हैं कच्छ का रण। गुजराती भाषा में रण का मतलब होता है रेगिस्तान। ये कच्छ का रेगिस्तान है, खाली थारे का नहीं, भारत में कच्छ का भी रेगिस्तान है, क्योंकि गुजराती भाषा में हम लोग स्थान को क्या बोलते हैं? रण। ठीक, इसलिए कच्छ का रण। यहां पे रण मार दिया है, युद्ध करा दिया है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है, यानी कि पश्चिम में लूनी और पूरब में बनास। और बनास नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। बनास नदी किस नदी का हिस्सा है? गंगा नदी तंत्र का। बनास कैसे है? यहां गुजरात में ऐसे अरब सागर से ही ये अरावली, दिल्ली रायसीना हिल, गुजरात हिम्मतनगर, और नहीं तो वैसे ये नीचे समुद्र के नीचे, मैंने समुद्र वाले में अंदर घुसा हुआ है ये, और ये दिल्ली तक है ये। ठीक, इधर जो है लूनी, इधर बनास। बनास जो है ये चंबल में मिल जाती है। चंबल जो है कोटा में है। बनास किस में मिली? चंबल में। चंबल मिली यमुना में, और यमुना मिली गंगा में। BCYG
बी सी वाई जी आई गई बैंक ऑफ बड़ौदा कर हैं, बे ऑफ बंगाल में मेरे मुंह से निकल गया बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसी आदत हो गया है। तो वो बनास चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी में। और यहां पर है अरब सागर, यहां पर है अरबियन सी, देख लीजिए। और बनास यहां है। कोई पूछेगा कि राजस्थान में बनास नदी बहती है, बताओ वो अरब सागर में जाती है कि बंगाल की खाड़ी में? बंगाल की। आम जनता रहेगी तो कहां पहुंचा देगी कि राजस्थानी नदी है बनास, तो बोका सबको क्या लगेगा कि वो कहां जाती है? अरब सागर में। लेकिन मुक्का सबको क्या लगेगा? बनास से चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हुआ? तो बौस से बनास, बौस से बंगाल की खाड़ी, बौस से बनास, बौस से बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये सब चीज आपको ऐसे ही हम लोग सिखा देते हैं। ये चुटपुटिया बम, ये सब झूठमूठ का काहे रुक जाए, इतना में याद नहीं हुआ? चलिए, हो गया। अब हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफीमेरल कहते हैं, द रिवर ऑफ एफीमेरल कहते हैं। देख लेना, जो नदी जमीन में लुप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ एफीमेरल, द रिवर ऑफ एफीमेरल। आइए भी देखें, क्लास में हम जब दोनों बैठे रहते हैं, दोनों का हम समझ गए ना, तो हम जैसे क्वेश्चन दागते हैं उधर वाली जनता जो है ठक से आंसर देती है जो हम बताए रहते हैं, और उधर वाले सब अभी जैसे इसको जितना जल्दी वो क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि जागरूक होना बहुत जरूरी है इस राज्य के लिए। ठीक है, कहे कि हमको बाहर हम लोग जब लड़ते हैं किसी से तो हम हमेशा बिहार को डिफेंड करते हैं। बिहार में भले हम बोल देंगे उल्टा सीधा कुछ भी गुस्सा में, लेकिन हमारा गुस्सा होता है रिफॉर्मेटिव, हमारा गुस्सा उपहास वाला गुस्सा नहीं होता, क्योंकि हम खुद ही बिहारी हैं। तो हम ऐसा थोड़ी होता, बहुत लोगों को लगता है ना कि अपने क्या मैंने अंग्रेज हैं क्या, हम भी बिहारी हैं। लेकिन मेरे अंदर उत्कंठ इच्छा है कि मरने से पहले मेरा बिहार देश का नंबर 1 राज्य हो जाए, वही बेचैनी है। ठीक है, जब तक रहेगा तब। द रिवर ऑफ एफीमेरल, द रिवर ऑफ एफीमेरल। मालवा का पठार, एगो मालवा का मैदान है पंजाब में, भटिंडा को कहते हैं मालवा का मैदान। भटिंडा याद है? जब वी मेट में भटिंडा की शेरनी याद है? ठीक है, तो वो मालवा का मैदान है। अब मालवा का पठार है पश्चिमी एमपी, याद रखिएगा, 2 मालवा है, एक मालवा का मैदान है और एक मालवा का पठार। कभी भी भविष्य में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ मालवा का मैदान कहाँ है, और दे देगा पश्चिमी मध्य प्रदेश ए में। जनसंख्या कहाँ जाएगी? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मालवा का मैदान दक्षिणी पंजाब में है। दक्षिणी पंजाब को क्या कहते हैं? मालवा का भटिंडा। ठीक है, दक्षिणी जो कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से सटा हुआ है भटिंडा, और पाकिस्तान के किनारे है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे कौन सी नदियां निकलती हैं? चंबल और बेतवा। विंध्याचल का पठार झारखंड में यह पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? मैंने वही पारसनाथ, इसका एक्सटेंशन है छोटानागपुर का पठार। उत्तर प्रदेश आज दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है, दक्षिण पूर्व राजस्थान। यह परतदार चट्टानों का बना है, सेडिमेंट्री रॉक्स। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ठीक है, इस विंध्याचल पर्वतमाला में हमको क्या मिलता है? रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर। इसी से लाल किला, जामा मस्जिद, बाकी सब बना है, लाल बलुआ पत्थर।
इसी में का मिर्जापुर का चुनार से अशोक ने अपना स्तंभ निकलवाया था, कटवा कटवा के, पिल्लर, अभिलेख। मैकाल पठार, मैकाल छत्तीसगढ़ दे रहा है, ये क्या हम इसको बोले, मैकाल पठार एमपी और छत्तीसगढ़, मैकाल पठार एमपी और छत्तीसगढ़। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, अमर, 1036 है कि कुछ ज्यादा है? नहीं नहीं, मीटर, मीटर अमरकंटक का 1036, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है तो 1000 से ऊपर थोड़ा सा, 1176, ठीक है। देखो अमरकंटक, यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत को हम लोग हिंदी में ब्रह्मशोथ पर्वत भी कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। ये क्या होता है कि जैसे देखिए नर्मदा नदी और तापी, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये हुआ क्या है कि ये हिस्से जो हैं यहां पर उठ गए हैं और 2 हिस्से धंस गए हैं। दरार क्यों? हम बताए ना कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धक्का मार रहा है यूरेशियन प्लेट में, तो जिससे गारो खासी जनजाति चटक उधर चला गया ना, इसी चटकन में बीच में दरार भी पड़ गया, यहां तक खिंचा के उधर फेंका गया। अब पेट के आंत में जो है दरार हो गया, खिंचाव हो गया, और वही दरार में यही, और इस दरार में गढ़वा हो गया इससे, इसलिए दोनों ऐसे बहती हैं। और उधर से अरबियन प्लेट मार दिया, इंडियन प्लेट को धक्का या ऐसे हो गया, इसीलिए जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब ऐसे जाती हैं। ये दोनों जो दरार हो गया पेट में, मतलब बीच में, तो ये दोनों उधर की ओर जाती हैं, ठीक है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी, सोन नदी इधर से आके किसमें मिल जाती है, गंगा में, दानापुर में। उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। महानदी इससे नहीं निकलती है, इसीलिए एग्जाम में क्या देता है कि अमरकंटक से कौन 3 नदियां निकलती हैं, हालांकि ये गलत देता है, ठीक है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है ये वहां से निकलती है, जो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। इसका कौन वो बोलते हैं पहाड़ी, सिहावा, सिहावा श्रेणी, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, मैकाल, सिहावा, सिहावा है छत्तीसगढ़ में, ठीक। मैकाल है एमपी में, वो गलती से दिया है छत्तीसगढ़ उसको, ठीक है। लूसेंट में अभी देख रहे हैं हम कि कितनी, हम तो जीवन में कभी लूसेंट पढ़े नहीं, पढ़ाने के लिए ऐसे पढ़ रहे हैं। तो मैकाल, यहां नर्मदा और ये सोन, नर्मदा, सिहावा से महानदी। इसमें गलत दिया है कि अमरकंटक से तुम, लेकिन एग्जाम में भी पूछ देता है कि कौन सी नदी है जो अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो अब हम पढ़ाए हैं महानदी, तो आप लोग कहिए कि महानदी निकलते सर बोले हैं, लेकिन वो दे देगा ही तीनों को, है वो चौथी नदी डाल देगा, कृष्णा, उसने कावेरी टाइप का कुछ। तो चूंकि वो सबसे दूर है और चूंकि मैकाल के बगल में ही क्या है, सिहावा श्रेणी है, तो लोग क्या कर देते हैं, पढ़ा देते हैं आपको गलत सलत। लेकिन असल में महानदी किस श्रेणी से निकलती है, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, और अमरकंटक का पठार है छत्तीसगढ़ के अनूपपुर जिले में। तो जो चीज मध्य प्रदेश में है ही नहीं, वो मध्य प्रदेश की पहाड़ी से निकलती कैसे है, ठीक है। लेकिन चूंकि पेपर सेटर भी क्या करते हैं, वो लूसेंटे से पूछ देते हैं, कई बार सरकार दे देती है कि पेपर सेट कर दीजिए, पढ़ना लिखना 22.5, और वो लोग क्या करते हैं कि पेपर सेट कर देते हैं, लाओ रे लूसेंट लाओ, पेपर सेट करना है दरोगा का, ठीक है। और कई बार तो हम क्या कहें, मतलब जैसे कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि परीक्षा को बहुत सख्त लिया जाना चाहिए, दरोगा जैसे एग्जाम को तो और ज्यादा। दरोगा एग्जाम में हर कमरे में सीसीटीवी लगा होना चाहिए। कारण क्या है कि इसका पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होता है,
हर कमरे में सीसीटीवी, फिक्स वाला सीसीटीवी, घुमाने वाला सीसीटीवी नहीं। नहीं तो घुमाने में पता चला कि घुमा रहे हैं और घुमाते घुमाते बाहरों घुमा दिए। देखना है छात्रों को और देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, समझना। और धीरे से जो है बाहर निकल जाएगा पेपर, और उसके बाद कहिए कि पता नहीं कहां से बाहर निकल गया है पेपर, क्योंकि पेपर तो दिखा था हमको। ठीक। और अगर ये कट ऑफ को आप आसनक रूप से बढ़ा दिया तो उन योग्य बच्चों का क्या होगा जो सच में उसमें थे? जो अयोग्य बच्चे जो 90-100 मार दिए हैं, 88-87, समझ आ रहा है? वो इसीलिए नहीं दिया जाता है ताकि बेईमानी की जा सके। ठीक। और चूंकि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण राजगीर में मिलता है कि जो वहां सिलेक्टेड दरोगा पहुंच रहे थे सार्जेंट, उनमें से ज्यादातर को लिखने नहीं आता है। कारण क्या, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और इनको ना सच में लिखने नहीं आता और अपना झेप ही मिटाते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे कर दिए, हम तो ऐसे कर दिए। हम ये सोचते हैं कि बाद में जब तुम लोग को FIR लिखना होगा तो तुम लोग क्या करोगे यार? कुछ तो पुलिस के तंत्र में सबसे निचले क्रम से अधिकारी शुरू होते हैं दरोगा से, इनको आम जनता से डील करना होता है। वहां पर बैल नहीं, वहां पर अधिकारी की जरूरत होती है। सिपाही चलेगा हुड टाइप का, क्योंकि उसको लाठी भांजना है, चीजों को देखना है। आम जनता का संपर्क दरोगा से होता है, और वहां दरोगा का एक अधिकारी, अधिकारी का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा आदमी हो। इन लोगों को 4 लाइन शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता, अंग्रेजी तो दूर की बात है, ये हम बोल रहे हैं। और इनमें से कई इसलिए पास कर जाते हैं मेंस, भले बाद में नहीं बताते हैं, कि बगल में कोई तेज तरह लड़का बैठ गया या लड़की बैठ गई, और चूंकि वो एक हो जाता है, हाँ देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, अब पता चलता है कि एक साथ 5-5 रोल नंबर 10-10 रोल नंबर निकल गया, तो नहीं दिखाता है कि एक तेज के साथ 10 गधे निकल गए। ये हम ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं, याद रखना, क्योंकि जो सत्य है वो आएगा नहीं। क्योंकि कोई अगर बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधेगा तो जनता ऐसे ही रोते रहेगी मेहनत कर करके। वहां 300-350 बच्चे दरोगा एग्जाम में फेल कर गए थे राजगीर में। 215 सार्जेंट में से केवल एक ही जिले से 35 लोग थे। नाम क्या ले जिला का? हम कुछ लोगों को दुख हो जाएगा कि काहे ऐसे बोल रहे हैं, है ना? तो 38 जिले हैं भाई बिहार में, 38। ठीक है। अब तो यही हो जाएगा कि हम बने रोहतास जिला को टॉप कराने लगे, सबसे कहने को भी हो जाएगा सबसे साक्षर जिला है, वहां से नहीं आएगा तो आपके यहां से होगा। हमारे पास तो एक तर्क भी है ना कि मेरा जिला सबसे पढ़ा लिखा जिला है, और वहीं से रिजल्ट नहीं आता है। तो खैर हम लोग वाला सब उधर चला जाता है, दिल्ली उल्ली चला जाता। तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। आइए, दक्कन क्या है? दक्षिण है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। बेसाल्ट, यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। बेसाल्टवा बनता है काली मिट्टी। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, नागपुर, लिख लीजिए वहां नागपुर, विदर्भ के बगल में। इस पठार के पूर्वी भाग को, अच्छा हाँ पूर्वी भाग, हाँ नागपुर। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा और पूरब में कम ढाल वाला है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। धारवाड़ का पठार कहां है? कर्नाटक में। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है, यानी कि पहले यह था आर्कियन और उससे क्या बना? धारवाड़। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी है, अब ब्रह्मगिरी, स्वर्णबेल गोला, स्वर्णबेल गोला, चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, जहां सलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण। ये बाबा बुदन यमन गए थे, और बाबा बुदन जो थे यमन से क्या किया कि कॉफी का 7 गो बिया चुरा के ले आए। वहां का नियम था कि अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो दोनों हाथ काट दिया जाएगा। सऊदी अरब के नीचे में जो यमन से जो मारपीट चल रही है अभी, तो यमन गए और वहां से जो है 7 गो बिया चुरा के हिम्मत करके ले आए कॉफी का, कॉफी अराबिका, कॉफी अराबिका, और एक होता है कॉफी रोबस्टा ब्राजील वाला। तो कॉफी अराबिका को ला करके
ये कर्नाटक की पहाड़ी में बो दिए, जिसको आज हम लोग बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम जानते हैं, और वहीं से 7 पौधा उगा कॉफी का। अब फिर वहां से कॉफी, आज कर्नाटक में कॉफी सबसे ज्यादा बाबा बुदन के कारण, बाबा बुदन की चोरी काम लाई। आज भी जो हम लोग कॉफी पीते हैं वो चोरी वाली कॉफी है। ठीक है, बाबा बुदन सूफी संत थे, लेकर के आगे मन कर गया बेचारा, कहेंगे चलो। पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती, और जाकर के मिल जाती है खंबात की खाड़ी में। वहां के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप, केप, अंतरीप को इंग्लिश में कहते हैं केप, जो नहीं हो, केप कैमोरिन, 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। ये कैसे उठ गया? ये पर्वत नहीं है रियल सेंस में। सऊदी अरब वाला प्लेट मारा धक्का पश्चिमी इंडिया में, ऐसे हो गया, तो ये उठ गया पश्चिमी घाट। इसीलिए सारी नदियां इधर जाती हैं, पूरा हिस्सा ऐसे हो गया है। इधर से जो अरब घाट, अरब वाला प्लेट था, हाँ बस ये हो गया। ठीक है, इंडियन प्लेट जो है वो अपना नीचे से वो अपना मोर्चा बनाया, हमारा फड़ाम राजमहल से छटक करके गारो खासी जयंतिया उधर पहला झटका दिया तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, दूसरा झटका दिया तो मध्य हिमालय, और तीसरा झटका दिया तो शिवालिक हिमालय। 20 लाख साल हो गया है, चौथा झटका मच अवेटेड है। ठीक है, कभी भी हो सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट। इसकी औसत ऊंचाई देखिए 1200 मीटर है। सोचो, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर और इसकी औसत ऊंचाई 1200। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, क्या कि अनाई मुडी किधर है? दक्षिण में। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात का सौराष्ट्र, जहां हम लोग देखते हैं ना, वो दोनों पठान भाई कहां के हैं? अरे जहां रेलवे का स्टाफ कॉलेज था पहले, अब वो गया बड़ौदा, सौराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, जो काठियावाड़ गिर की, जहां पे जूनागढ़ है, जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, सहृदयी, सह्याद्री माने सॉफ्ट हार्टेड, क्योंकि ये क्या करता है, उस इलाके के लिए बारिश लेके आता है, उस साइड के लिए सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा, जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट है, काली मिट्टी। वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग के ग्रेनाइट और निस्टर्नों से बना है। यानी उत्तरी सह्याद्री में समुद्री मिट्टी का अवशेष है, दक्षिणी सह्याद्री में महाद्वीपीय मिट्टी का। महाद्वीपीय मिट्टी ग्रेनाइट का और महासागरीय मिट्टी बेसाल्ट का, वही बता देंगे। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः क्या हैं? उत्तर में कालसूबाई और कर्नाटक में कुद्रेमुख, 1664 और 1892। याद रखना, ऊपर कलसूबाई और नीचे कुद्रेमुख, के। उत्तरी सह्याद्री कलसूबाई, दक्षिणी सह्याद्री कुद्रेमुख। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है कलसूबाई के बाद। ठीक है, 1438। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु को क्या कहते हैं? ये सब अब एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट बढ़ गया है कि भारत में विल्सन पॉइंट कहां है? महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है, याद रखिएगा। एलिफेंट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप मुंबई, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर और एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। तीनों याद रखना। फिर हम एलिफेंटा द्वीप मुंबई, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर और एलिफेंटा पास श्रीलंका, जाफना और मेन द्वीप को अलग करता है एलिफेंटा दर्रा। तो बाद में मत कहिए कि गड़बड़ा गए।
एलिफेंट पॉइंट, जो नीडल होल पॉइंट को कहते हैं एलिफेंट पॉइंट, महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना। कृष्णा, जिसका कोयना उसका कृष्णा। कोयना नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। हम फाउंडेशन में याद कैसे कराते हैं, जिसका कोयना उसका कृष्णा। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन है, कोयना। आई सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं, सावित्री, गायत्री, वेन्ना, कोयना, सब कृष्णा। ठीक है, वहां से निकलती सबको है, और कृष्णा सबको लिए दिए फिर बंगाल की खाड़ी। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल और सड़क मार्ग, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, और सेनकोट्टा। थाल घाट मुंबई, नागपुर, मुंबई, नासिक, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नासिक, नागपुर, कोलकाता, थाल घाट। भोर घाट, ठीक है, थाल घाट, दर्रा। ठीक है, ये हो गया थाल घाट। ये हो गया भोर घाट, पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर, मैंने उधर इधर की ओर है, और उसके बाद फिर इधर से कोलकाता, ये पुणे, भोर घाट, थाल घाट उधर और भोर घाट नीचे, और उसके बाद फिर जो है ये नीचे, ठीक यहां पर इधर तमिलनाडु, इधर केरला, ये है आपका पलक्कड़ यानी पाल घाट, और यहां पर फिर आपका सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, TBPS, TB, TBPS, TBPS, ठीक है, TB है, BP है, PS, TB भी है, ब्लड प्रेशर भी है, TBP, ऊपर से नीचे, और नीचे क्या है, सेनकोट्टा। देखो, अच्छा यहां देवे किया है पाल घाट, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल और सड़क मार्ग, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग। थाल घाट का देखिए 580 मीटर ऊंचा है, नासिक और मुंबई के बीच में। तो नाश्ता किसमें करते हैं, थाल में, ठीक है, नाश्ता किसमें करते हैं, थाल में। नाग राजा को थाल में जो है नाग को दूध पिलाना है, थाल ऐसे पिलाना नहीं चाहिए। सांपों को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, उनके लिए जहर का काम करता है। मूर्ख लोग जो है सांप को दूध पिला करके अंत में उसको कम समय में ही मार देते हैं। कभी भी सांपों को दूध, क्योंकि वो उनके पाचन तंत्र के लिए अच्छा, और लोग चूंकि उनको भूखा इतना दिन तक रखते हैं सपेरे सब कैद करके, और दिखाने के लिए वो पिलाते हैं, वो बेचारा मजबूरी में क्या करता है, मरता क्या ना करता है, उसको पी के अपना पूरा सिस्टम खराब कर लेता है, और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म। और लोग देखिएगा आसपास इधर के इलाका में ये सब नाग पंचमी के दिन ऐसा मुक्ता करते हैं कि हम लोग कहें क्या इन लोगों को, ठीक है। तो कहने को याद करने के लिए कि थाल में नाग, थाल घाट, नासिक नाश्ता, थाल घाट, भोर घाट, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, पाल घाट नीचे, तो मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग। फिर ये पाल घाट कोयम्बटूर और कोच्चिन, कोच्चिन केरला, कोयम्बटूर तमिलनाडु, सेनकोट्टा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग। यानी जो पाल घाट और सेनकोट्टा है, ये दोनों केरला और तमिलनाडु के बीच में है। एगो केरला का कोयम्बटूर, सॉरी कोच्चिन, और नीचे में त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम,
ऊपर में कोयम्बटूर पालघाट के लिए और नीचे में सेनकोटा का मदुरै। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में पहाड़ी, जो एक ब्लॉक पर्वत वही भ्रंशोथ जैसा कि बताए थे उसके लिए विंध्य श्रेणी के लिए। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है, इसको याद रखना, कभी भी दे देगा। चारकोनाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, चारकोनाइट पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की अनाईमुडी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी वही पहाड़ी है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिल जाती हैं, और इसकी ऊंची चोटी दो बेटा, तो दो बेटा, एक बेटा पश्चिमी घाट एक बेटा पूर्वी घाट नीलगिरी, दो बेटा याद रखने के लिए, डोडा बेटा। उटकमंड यानी उटक मंडलम ऊटी इसी पहाड़ी पर है। उटक मंडलम यानी ऊटी किस पर है, इस पर। कोडई कनाल पालनी पहाड़ियों पर है। कोडई कनाल हिल स्टेशन किस पर है, अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो अपना देखते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट दर्रा पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पालघाट क्या बताइए, पालघाट वही नीलगिरी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन पहाड़ी है, इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। कार्डामम हिल्स, कार्डामम इलायची पहाड़ी, इसको क्या कहते हैं। इसी से मिले हुए मसाले को लेकर के वास्को डा गामा जो है वो लेके चला गया था, कोझिकोड में उतरा था और उसको मिल गया इलायची पहाड़ी, हो गया खेल हम लोग का। तो भारत के बहुत हम लोग के लिए बेदर्दी वाला काम इसी कारण हुआ था, न उनको मसाले मिलते या न वो यहां आते। अनाई मलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी 2695। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहां से 3 पहाड़ियां श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालनी। ठीक है, अनाई मुडी पालनी, ये अन्ना मलाई और यहां काडा मूम। ठीक, और सेनकोट्टा के नीचे यहां पर सबसे नीचे नागरकोइल पहाड़ी, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी नागरकोइल, नागरकोइल हिल्स सबसे दक्षिणतम है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में सेनाकोट्टा है, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा कार्डामूम और नागरकोइल के बीच में है। भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है नागरकोइल। कई बुक्स में केवल कार्डामूम लिखा रहता है, कार्डामूम के नीचे भी नागरकोइल पहाड़ी है। ठीक है, तो सबसे नीचे जो है नागरकोइल है, नागरकोइल पहाड़ी, और इलायची पहाड़ी को सेनकोट्टा दर्रा अलग करता है। इलायची मने, ठीक है, ये जो है ये कौन सा दर्रा है, सेनकोट्टा, याद रखिएगा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडई कनाल, देखो तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है, आ गया पालनी पहाड़ी में। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के से सलेम में अवस्थित है, सलेम में सेवराय पहाड़ियां, सेवराय, सेवराय हिल्स, इसको मैप में करा देंगे ताकि आप लोगों को बाद में नुकसान ना हो। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक कोंकण क्षेत्र, जिसमें कोंकणी भाषा बोलते हैं, गोवा में कोंकणी भाषा। गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र कन्नाड़ा, कन्नड़ के नाम पर इसको कनारा तट, कनारा इसमें लिख दिया है केनरा, वो केनरा बैंक ने कनारा तट होता है कन्नड़ के नाम पर। तो ऊपर में गोवा का लैंग्वेज कोंकण, नीचे में जो है कन्नड़ लैंग्वेज, इसलिए इसे कनाड़ा। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक तटीय मैदान कहता है मालाबार, केरल वाला तट, मालाबार, माबार, एल साइलेंट होता है, लेकिन चूंकि हम लोग को आदत हो गई है तो माबार को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार, जबकि असल में एल क्या है, जैसे कैसे बोलते हैं काम काम, बाम बाम, लेकिन उसमें क्या होता है, बाम में BALM, काम में CALM, मालाबार में एल साइलेंट होता है माबार। लेकिन अगर अब हम बोलेंगे तो हम ही को अरे मार के इसको बाहर करो रे मालाबार, मालाबार। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला, भारत का पहला SEZ 1965, SEZ 1965 स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1965,
कराची पोर्ट के पाकिस्तान में चले जाने के बाद मुंबई पर बोझ बहुत बढ़ गया था। मुंबई के बोझ को हल्का करने के लिए कांडला पोर्ट का गठन किया गया। कांडला एक ज्वारीय पोर्ट है, कांडला एक ज्वारीय पोर्ट है। मुंबई महाराष्ट्र, नावा सेवा, मारमा गोवा, मारमा गांव है, मारमा गांव, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, नावा सेवा वही मुंबई के पास। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है और सबसे घनी बसा द्वीप भी है सालसेट द्वीप। मालाबार तट पर जो भारत का जो मालाबार तट है, ये वाला ये पोर्शन, इस पर अनेक पश्च जल हैं पीछे, जिसे स्थानीय भाषा में क्याल कहते हैं। लैगून को, लैगून झील को केरल में क्या कहा जाता है? कयाल। और उत्तराखंड में बुग्याल किसको कहते हैं? प्यार। घास के मैदानों को, और उधर मर्ग कहते हैं कश्मीर में, यहां पर कहते हैं कयाल इसको, झील को, सॉरी लैगून झील को। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। वहीं पर देखो हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी गुलामकारी नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामडा कयाल में किया जाता है। किस कयाल में? ये सब नया नया है, जोड़ लीजिएगा। केरल में पुन्नामडा कयाल किस लिए फेमस है? नौका दौड़ के लिए, पूछ देगा। पुन्नामडा कयाल ये नौका दौड़ के लिए फेमस है, याद रखना। पूर्वी घाट में महानदी से दक्षिण में वैगाई नदी 1131 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्वी घाट यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है और जाके मिल जाती है नीलगिरी में। इसके अंतर्गत ओडिशा का महेंद्रगिरी, देवमाली, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, तमिलनाडु का पच्चामलई और सेवराय की पहाड़ियां जो है सलेम के पास शामिल हैं। पूर्वी घाट निरंतर नहीं, क्योंकि नदियों ने काटा है इसको। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां काट छाट दी हैं, अपरदित कर दी हैं, वेदरिंग की हैं। इसका निर्माण कैब्रियन काल में वलित पर्वत ग्रुप में कोडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ है। ये अरावली के बाद भारत की दूसरी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कौन? पूर्वी घाट कुडप्पा भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब होता है कि जो जमीन, जैसे कैसे तेथिस सागर है, तेथिस भी एक भूसन्नति है, वैसे कुडप्पा भी जो आंध्र प्रदेश में क्या है, वो निम्न भूमि। कैसे हम बोलते हैं कि कोसी जो है बिहार में, वहां भी एक निम्न भूमि है, भूसन्नति। कोसी का सारा पानी आके उसी गढ़वा में क्या हो जाता है? जमा होता है, जिसके कारण कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल जो है वो कांस्टेंट बाढ़ में रहते हैं 6 महीने। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंधा गड़ा है। ठीक है, जिंधा गड़ा, ये झिंदा गड़ा नहीं, जिंधा गड़ा। पहले था पूर्वी चोटी, मैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 2010 तक। जब हम लोग के सीआरपीएफ के जवान जब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने लगे तो 2010-11 में उनको विशाखापट्टनम में 2 पहाड़ियां मिली, चोटियां, जिंधागड़ा और अरामाकोंडा। पता चला कि 1501 मीटर ऊंचे महेंद्रगिरी कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही 1690 मीटर और 1680 मीटर ऊंची थी। जिंदागढ़ा 1690 मीटर, यहां तक कि महेंद्रगिरी उड़ीसा में भी सबसे ऊंची चोटी नहीं रह गई। पूरे पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी से 6 चोटियां ऊंची मिल गई सीआरपीएफ के जवानों को। और तब तक गूगल भी उसको अपने मैप पे दिखा नहीं पाता था, क्योंकि नक्सली घुसने ही नहीं देते थे। लेकिन इधर पिछले 14 वर्षों में, 13 वर्षों में आप देखें कि नक्सलियों का मूवमेंट क्या कर दिया गया है, बहुत कम, न के बराबर, छिटपुट ही कर पाते हैं। देश में इतने बम विस्फोट होते थे, वो सब क्या हो गए हैं। इसका मतलब है कि भारत का जो डीप स्टेट है वो मजबूत हो गया है, वो ध्यान दे रहा है। देखोगे कि भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं, पता नहीं कौन मार दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि खुफिया एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं, जो पहले वो कर नहीं पाते। अभी हाल ही में सुना गया कि दाऊद इब्राहिम को खाना में कोई जौहर मिला के दे दिया, समझ रहा है ना। ये जितने जो थे खालिस्तानी आतंकी सब कनाडा, इंग्लैंड और जहां तहा पाकिस्तान, सब जगह मारे गए। तो डर तो बहुत बड़ी चीज है। पहले आप मारते थे, मुंबई से जो है वसूलते थे,
भेजो, नहीं तो डी कंपनी के लोग पहुंच जाएंगे। अब डी कंपनी में खाना में जहर कौन दे रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि भारत सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं, यानी देश सुरक्षित हाथों में है। ठीक है, कुछ लोगों को बुरा लग गया होगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदा गड़ा, 1690 लिख हुए किया है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहा इतना चिल्ला के बोलते, सब तो दिखाई हुआ है। अरामाकोंडा, ठीक है, 1680 मीटर, जबकि इसकी तीसरी सबसे छोटी। गलत बात, गलत बात। ये 7वीं सबसे, देखिए यही सब चीज इसमें गलती है। उड़ीसा में ही देवमाली जो है इससे ज्यादा ऊंची चोटी है। उड़ीसा में इससे देवमाली मंदगिरी से ज्यादा ऊंची चोटी है। उड़ीसा में टॉप की चोटी नहीं है, इसको तीसरी चोटी बना दी है सब। ठीक है, ये 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो अच्छा हुआ कि हम देख नहीं रहे थे, तो मैं कॉन्फिडेंस से हिल जाता, हम इधर बोल गए। बाद में हम देखे कि महेंद्रगिरी, ठीक है, इस 1690, 1680 या 1501 के बीच में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। इसको तो हम फोन हमको करना पड़ेगा लगता है, एक बार प्रूफ रीडिंग करवाओ हमसे, जितना रॉयल्टी है वो दो हमको, बहुत कमा रहे हो तुम। ये सोचिए कितना गलत सलत पढ़ा करके ये सब सुधारो नहीं करते। कारण पता है क्या है, इसको पता है बिक तो ही रहा है, तो सुधारे का है। इसे हम नहीं, कभी कभी हम बोलते हैं हम लोग ना इमोशनली बहुत मतलब भावुक लोग हम लोग बहुत ज्यादा हैं। कुछ स्रोतों से महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया, बस बेटा 2010 तक। उसके बाद सीआरपीएफ ने अपना काम कर दिया। सीआरपीएफ ने खोज निकाला इसे 6 ऊंची चोटियां। नक्सलियों का सफाया करते करते जो है इन्होंने 6 ऊंची चोटियों की खोज कर दी सीआरपीएफ ने। 2010 से तक महेंद्रगिरी टॉप की चोटी थी। ठीक है, तमिलनाडु के जवाड़ी लिख दिया है कि दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल हैं, कावेरी और पेनार नदियों के बीच में। पिक्चर भी बनता है इस पर, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो कावेरी और पेनार नदियों के बीच में जंगल किसका है, चंदन का है ना। उसमें शुरू में चंदन का जो तस्करी कर रहे हैं सब, यही इसीलिए दिखाया है। जावड़ी, पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी मिलती है। जेरडन कोर्सर, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। ये जेरडन कोर्सर नहीं भी याद होगा तो चलेगा। जेरडन कोर्सर क्या है, पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जेरडन कोर्सर पाई जाती है। पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज्यादा मिलती हैं, वही कुडप्पा वाला। जावड़ी और शिवराय पहाड़ियों के आगे, देखिए यहां जवाड़ी लिख दिया, यहां जावड़ी ठीक किया है। शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में क्या हो जाता है, शिवराय और जावड़ी के बाद देखिएगा वो मिल जाता है नीलगिरी में। भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है, ठीक है, ये वाला कोरो मंडल। कृष्णा से गोदावरी डेल्टा तक का क्या कहते हैं, गोलकुंडा। इसको काकीनाडा भी बुलाता है, काकीनाडा लिख रहे। गोलकुंडा तट को जो है हम लोग काकीनाडा भी बोलते हैं, काकीनाडा भी बोलते हैं इसको। कृष्णा से गोदावरी के बीच के क्षेत्र को काकीनाडा, जहां कांग्रेस का सम्मेलन नहीं हुआ था उसी के नाम पे इसको काकीनाडा भी बोलते हैं। इससे बढ़िया तो बुक हम लोग लिख दे, सही बता रहे, कोई टीम रहे ना बढ़िया, इसे बहुत बढ़िया सुधरवा के लिखवा दें हम लोग। तो हमारे पास संसाधन की कमी है, सब इतना बढ़िया बुक हम लोग का छप जाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके मार्केट को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तर तटीय भाग उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार कहते हैं इसको, उत्तरी गवर्नमेंट मत कर दीजिएगा। नॉर्दर्न सरकार, CIRCAR, ये नॉर्दर्न गवर्नमेंट नहीं मारना है यहां, सरकार, ठीक है। उत्तरी गवर्नमेंट नहीं, उत्तरी नॉर्दर्न सरकार। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप। पारादीप और बरौनी के बीच में पाइपलाइन बिछा हुआ है। असम से तेल आता है कच्चा, बरौनी में रिफाइन होता है और वहां से पारादीप भेज दिया जाता है। अब पारादीप से बंदरगाह से बाहर
कोलकाता। भारत का एकमात्र नदीय द्वीप है कोलकाता, हल्दिया से जुड़ा हुआ है। हल्दिया और कोलकाता को जोड़ा गया है हुगली नदी से। ठीक है, हुगली की हुगली, हुगली, ये बार बार बॉस से बंगाल हम कर देते हैं, हुगली कर्नाटका में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा है, लेकिन देश का सबसे गहरा जो है गंगावरम है, तो यही विशाखापट्टनम के पास। देश का सबसे गहरा, सर्वाधिक गहरा वहीं पर है, बगल में गंगावरम, विशाखापट्टनम के बगल में ही। गंगावरम सबसे गहरा है, छोटा बड़ा सब मिला के, लेकिन 13 बड़े पोर्टों में सबसे गहरा विशाखापट्टनम। बड़े पोर्ट में सबसे गहरा, जो 13 बड़े पोर्ट है ना, 13 बड़े पोर्ट में सबसे गहरा विशाखापट्टनम है। लेकिन ओवरऑल में बड़ा, मीडियम, छोटा में सबसे गहरा कौन है? गंगावरम। ठीक, ये वहीं विशाखापट्टनम से कुछ दूरी पर है गंगावरम। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। डॉल्फिन नोज, जब हम लोग यहां विशाखापट्टनम, यहां पर जो है डॉल्फिन के नोज जैसा यहां पे पत्थर निकला हुआ है। जब इधर से चक्रवातीय वर्षा यहां आती है ना, तो यहां पर ये पहुंचने ही नहीं देता है, आंधी तूफान को ये आने ही नहीं देता। इसीलिए 13 बड़े बंदरगाहों में से सबसे गहरा, 13 बड़े, वरना सबसे गहरा गंगावरम, बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा विशाखापट्टनम। देश का सबसे सुरक्षित बंदरगाह होता है डॉल्फिन नोज के कारण। कारण है, समुद्र के नीचे से एक चोटी निकली हुई है, जो देखने से लगता है कि डॉल्फिन की नाक है, नहीं जो डॉल्फिन वहां मारता है इसे करके ऊपर, तो उसका हिस्सा ऊपर का, तो वो लगता है कि डॉल्फिन का नोज है, लेकिन वो चट्टान है। इसे उसको कह देते हैं कि विशाखापट्टनम इसी कारण देश का सबसे सुरक्षित बंदरगाह, क्योंकि इधर से जो लौटती हुई मानसून है, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह को बचा कर रख देता है। कौन? डॉल्फिन नोज। इसीलिए इसको देश का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी कहते हैं। चेन्नई में 3 है, चेन्नई पोर्ट, टुतीकोरिन पोर्ट और एन्नोर पोर्ट, जो देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निगमित पोर्ट है, कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, और भारत का पहला कंप्यूटराइज पोर्ट भी है। ये भारत का पहला निगमीकृत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, और कंप्यूटराइज भी सब क्या है? एन्नोर, सबसे पहला। अब जो अगर सब हो गया, एन्नोर पोर्ट का गठन किया गया था चेन्नई पोर्ट के वेट को कम करने के लिए, उसके भार को, वेट नहीं लोड को, भार के कारण हम बोल दिए वेट, उसके लोड को यानी कि बोझ को, ठीक है, कम करने के लिए। अब नहीं होगा, ये बेईमानी है, ठीक है। हाँ, बस यहां तक। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून क्या है? पुलिकट, ठीक है। जो पुलिकट है, ये जो है किसके किसके बीच में है? ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक। 15%, इधर 85%, ठीक। 85 या 86%, इधर 14 या 15% तमिलनाडु में बस, ठीक। लैगून, समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग से घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसे जलीय आकृति को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। मान लो ऐसे है और ये पानी की लहरें इधर आ रही हैं, तो होता क्या कि कई बार जो है इसी इलाके में ये बालू ऐसे जमा हो जाता है। बालू, ये जो हिस्सा होता है ना, ये क्या कहलाता है? लैगून, झील। तो इसमें पानी इसलिए कि हर बार लहर उछल के आ जाता है, इसलिए पानी की कभी कमी नहीं होती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध क्या कर देता है? वो लाला के बालू खड़ा करते जाता है, और वही पीछे वाला हिस्सा मान लो कि ये है, तो ऐसे घुसता जाएगा, अब बालू लाला के छोड़ता जाएगा, और उसमें पनिया को लहर मारेगा, जवार में घुस जाएगा। उसी को लैगून कहते हैं। और केरल में लैगून को कयाल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह, इसको बाद में देखेंगे, अंडमान निकोबार
जिसको हम लोग मरकट द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं, याद रखना, एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान मलय भाषा में हनुमान को कहते हैं, हनुमान अंडमान, मलय भाषा में हनुमान जी को अंडमान कहा जाता है उन्हीं के नाम पर। निकोबार का मतलब नग्न लोगों की भूमि, जिसमें लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, निकोबार। लक्षद्वीप समूह अभी बहुत फेमस हो गया है, इसको ठीक से देख लीजिएगा, इस बार के एग्जाम में लक्षद्वीप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे अगले दिन, कल देखेंगे हम लोग इसको, टाइम हो गया है। बाकी जो जो होगा खींचते जाएंगे आगे तेजी से।